देखिए दोस्तों, करंट अफेयर को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब भी आप अपनी तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले जियोग्राफी को पढ़ें। जियोग्राफी को पढ़ें, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। ये सारी चीज़ें जब आप पहले पढ़ेंगे तो इसके बाद से जो करंट अफेयर्स है वो समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। कोई भी विद्यार्थी या एस्पिरेंट जो पहली बार में ही मान लीजिए आता है तैयारी करने और पहले ही दिन इसको अगर खोल लेगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको भी पता है कि लगभग 12 और 14 महीने तक का ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है या उसी को माना जाता है कि वो करंट अफेयर्स में आएगा। ठीक है, बाकी और जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो वो काम की नहीं रह जाती। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा यही मानना है कि सबसे पहले आपको जियोग्राफी पढ़ना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, पॉलिटी पढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले ही दिन हिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ठीक है, लेकिन हिस्ट्री अगर आप पहले ही दिन पढ़ लेंगे तो आपको 12 महीने तक उसको रिवाइज करना होगा। ठीक है, 12 महीने या 14 महीने जो भी है तब तक उसको आप सिर्फ रिवाइज करेंगे, जो कि आपको उसी दिन काम आएगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, प्रीलिम्स हो गया या मेंस हो गया। वहीं अगर आप पहले जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझने में आपको आसानी होगी। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें तो या फिर पॉलिटी हो गया, कोई नया मान लीजिए कोई चीज़ें बन रही हैं, कोई रूल्स बनाए जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर आप बेसिक पॉलिटी का जो भी है आप कंप्लीट किए रहेंगे तो वो आपके लिए आसान होगा। इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जिनको समझना आपको आसान हो जाएगा। तो कोशिश यही करें कि पहले आप लोग जियोग्राफी सबसे पहले, उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन जो है इससे लिंक होता है, तो ये सारी चीज़ें आप पहले खत्म करें। उसको खत्म करने के बाद कुछ ग्लोबल ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा कभी ना कभी महीने में कम से कम 4-5 तो ऐसे ही आ जाते हैं न्यूज़ में, और हर बार मुझे उनका फिर से बैकग्राउंड के साथ नोट्स बनाना पड़ता है, जिसके कारण आपको भी पता होगा कि कभी कभी 10 या 12 पेज तक पहुंच जाता है। ठीक है, वो मेरा रखने का बस यही तरीका वो है कि जब नए लोग जुड़ते हैं ना तो वो खोजते हैं कि कहाँ गया ये, इसका बारे में तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दक्षिण, वैश्विक दक्षिण। ठीक है, ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल साउथ के बारे में हमने 11 जुलाई को पहले ही कवर कर रखा है। ठीक है, 11 जुलाई अभी आपका चल रहा है, पिछले महीने ही कवर किया, फिर से इसको यहाँ पे कवर करूँ। ठीक है, और बहुत सारे लोग जब इसको नोट्स बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रिंट भी करवाते हैं। तो फिर जब आपने पहले ही पढ़ रखा है तो फिर यहाँ लिखने की क्या जरूरत है। और अगर मैं ऐसे लिखता भी चलूँ तो ये रोज आपका 20 या 25 पेज का पीडीएफ बनेगा, और जो नए लोग आएंगे उनको देख के ये पहले ही बेहोश हो जाएंगे, या जो भी कहें उनको, तो वो तो अपना देख के ही घबरा जाएंगे कि इतने बड़ा पीडीएफ मैं पढ़ूंगा कैसे, ये तो एकदम बकवास है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमेशा मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ कि जो भी आपकी चीज़ें हैं वो शॉर्टेड रहें और एकदम जहाँ खोजें वहाँ मिल जाए। ठीक है, आपको कहीं खोजने नहीं जाना है कि ग्लोबल साउथ कहाँ पे मैंने पढ़ा है, वो 11 जुलाई को मैंने कवर कर रखा है, यहाँ साफ साफ लिख दिया है। तो 11 जुलाई का जैसे ही आप पीडीएफ खोलेंगे वो आपको मिल जाएगा। अभी 11 जुलाई का आप खोजने जाएंगे तो स्लाइड करने नहीं जाएंगे। ठीक है, स्लाइड करते हुए अगर आप जाएंगे चैनल में तो वैसे नहीं खोजना है आपको। मैं अभी वो भी उसका तरीका मैं बताऊंगा। अभी मैं टेलीग्राम पे कुछ फीचर्स के बारे में भी बात करूंगा, पहले ये पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको ग्लोबल साउथ हो गया, ग्लोबल सॉरी ये ग्लोबल साउथ जैसे हो गया, ऐसे ग्लोबल ग्रुप्स होते हैं जो कम से कम मान के चलिए, अगर मेनली बात करें तो 15 या 20 हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी भी वो न्यूज में आ जाते हैं तो मुझे उसको फिर से पढ़ाना पड़ता है। टोटल वो 15-20 ही हैं, लेकिन हमको लगता है 365 दिनों में उसको मैं 60-70 या 80 बार कवर करता हूँ। ठीक है, और कारण यही है, जब वो पुराना हो जाता है तो मुझे फिर से करना पड़ता है, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि ये सब पीछे हम जाके पढ़ नहीं सकते, तो इसके कारण से बड़ा हो जाता है नोट्स, और जो छोड़ रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए ये 23 अगस्त का मैंने पीडीएफ खोला है। ठीक है, ये ब्रिक्स के बारे में कुछ अपडेट आया है। ठीक है, ब्रिक्स इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल साउथ सेज मोदी। ठीक है, मोदी ये कह रहे हैं कि जो जो ब्रिक्स है हमारा, ब्रिक्स जो है वो ग्लोबल साउथ का एक मंच बन गया है। अब जिसने ब्रिक्स के बारे में आज तक पढ़ा ही नहीं वो क्या जानेगा इसको, ये लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर वो ब्रिक्स के बारे में पढ़ रखा है तो उसको ये यहाँ पे आने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बस इतना हमें ही काम चल गया उसका कि ये जो बोला जा रहा है ना, ये लाइन, बस इतना ही उसको जानने की जरूरत भी थी। ठीक है, अब इसके लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। जो नए लोग जुड़ेंगे क्या कि ब्रिक्स के बारे में पढ़ें, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भारत के लिए उसका महत्व क्या है, चुनौतियां क्या है, वो सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो जो जुड़ेंगे तो वो उनको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये सब जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये सब मैंने 11 जुलाई को पहले ही कवर कर रखा है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में चीजें हमेशा रिपीट होती रहती हैं कभी कभी, तो जिसके कारण से उसको हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको भी पता है कभी ना कभी तो आपको रेगुलर होना ही पड़ेगा, तो एक बार अगर आप पढ़े रहेंगे तो उसको आपको आगे चल के जब भी वो दोबारा आएगा तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स देखिए, जो मैंने ये सारे ऊपर जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं टॉपिक के नाम, सॉरी सब्जेक्ट के नाम, अगर ये
इनको आप कंप्लीट करने बैठेंगे तो शायद ये 6 से 8 महीने लगेंगे आपको, 8 या 10 महीने मान के चलते हैं, ठीक है, 10 महीने मान लेते हैं आपका लग गया इसमें। लेकिन जो ये 10 महीने आपने इनको दिए और इसको अगर इसको देने के बाद अगर आप इसमें आएंगे करंट अफेयर में, तब आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, मेरी बात मानिए आप लोग, ठीक है। इसीलिए जो आप देखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, ये जो आप बोलते हैं मैगजीन आती है, ये इससे पढ़ लें उससे पढ़ लें, वो सिर्फ उन्हीं के लिए होती है। किनके लिए? जिन्होंने ये पहले कंप्लीट कर ली हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। उसमें सिर्फ मुख्य मुख्य बातें होती हैं जो सिर्फ उन टॉपर्स को बोले, या फिर जो पहले से इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, या फिर ये बोले कि जिन्होंने प्रीलिम्स निकाल रखा है पिछले कई बार, तो उनको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वो आसानी से जब पास करते हैं तो वो बोल देते हैं कि मैंने ये पढ़ा था, मैंने वो पढ़ा था, और आप भी मान लेते हैं, ठीक है, वो सही बोलते हैं। लेकिन पहले समझिए तो किस तरह से वो बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं वो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़े रहेंगे, तो जो भी आपका मंथली मैगजीन आता है उसको भी समझना आसान हो जाएगा। वो फिलहाल वो अलग चीज नहीं है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको कहीं से कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, द हिंदू हो गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, कहीं से भी अगर कोई न्यूज नहीं मिलती है जो एक दूसरे पे ओवरलैप ना करती हो, उनको यहाँ पे डालने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीजें। अब इसके बाद से मैं कुछ इस पीडीएफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको समझना आसान करेगा। कुछ इसमें जो सिंबल्स मैंने लगा रखे होते हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। देखिए, जो ये येलो कलर में आपकी ये हाईलाइट की हुई चीजें हैं, ये न्यूज की हेडलाइन को बताती हैं, ये सबको पता है, ठीक है, हेडलाइन को बताती हैं। साथ ही साथ एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, अगर मैं इस हेडलाइन पे क्लिक करता हूँ ना, एक सेकंड मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं इस हेडलाइन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे लेके जाएगा कहाँ पे, देखिए आपको कहाँ लेके जाएगा। एक सेकंड, मैंने क्लिक किया, ये देखिए कहाँ पहुंच गया हम। ये मैं द हिंदू के उसी पृष्ठ पे पहुंच गया जिस पृष्ठ पे ये न्यूज आया था, छपा था, ठीक है। 13 जुलाई का ये है, यहाँ पे देखेंगे आप तो, एक सेकंड, 13 जुलाई यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, 13 अगस्त का ये न्यूज है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पेज नंबर 3 पे पब्लिश हुआ था। तो आप अपने न्यूज, अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है कि ये क्या कर रहे हैं मोदी, हालांकि उसको हमें जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर किसी का मन हो या फिर टाइम है तो जानने के लिए अच्छा होता है कि क्या वहां पे हुआ है चीजें, तो वो यहाँ से खोल के अपना पढ़ सकता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोल रहा है, तो जब आप फोन से भी खोलेंगे ना तो भी ऐसे ही बोलेगा, ठीक है। और जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसका तो पूरा खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहता हूँ। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। वो एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये बिना इसको खोले यहाँ पे पूरा का पूरा मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। छोटी सी ट्रिक है, शायद किसी को पता ना हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे मैं इसको करूंगा ना और तुरंत मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, अभी एक दो बार क्लिक करके मैं देखता हूँ। अभी ये देखते हैं, देखिए वो जो सब्सक्रिप्शन वाला है ना, पहले पूरा खुलता है, अभी देखिए यहाँ पे खुल गया। थोड़ा सा और पहले दबाते हैं, एक सेकेंड, देखिए अब पूरा खुल गया। ये जैसे ही ये खुल रहा था पेज, तो पहले पेज पूरा खुलता है, ठीक है। पेज पूरा खुलने के बाद से वो हमें उसके बाद चेक करता है कि ये इसने सब्सक्रिप्शन लिया है कि नहीं। अगर उसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तब उसको लॉक लगाता है वो। लेकिन जैसे ही इस बीच में 0.5 सेकंड का अंतर होता है, अगर आपने उसके पहले ही यहाँ पे क्लिक करके अगर उसको रोक दिया तो ये पेज आपका पूरा खुल जाएगा, ठीक है। ये किसी भी न्यूज का, जो भी द हिंदू का जो लोग पढ़ रहे होंगे वो सभी पे ही अप्लाई होगा। तो इससे मैं क्या करता हूँ, इससे सारी न्यूज मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। पेज पूरा नहीं खुला, लेकिन जो हमें पढ़ने वाली चीजें हैं वो खुल जाती हैं। बाकी इमेज नहीं खुलता है, क्योंकि इमेज में थोड़ा ज्यादा केबीज बोले या डेटा की जरूरत होती है। अगर वो पूरा खुलता तो इसको पता भी चल जाता। कनेक्शन मैंने पहले ही काट दिया तो वहां पे वो ये आया ही नहीं। अभी देखिए यहाँ पे फिर से मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखिए ये खुला है, अभी ये तुरंत लॉक होगा, अब जाके ये लॉक हुआ है, ठीक है। तो खुलने और लॉक होने के बीच में लगभग 1 सेकंड का अंतर होता है, ठीक है। और ये सुविधा जो है आपको सिर्फ लैपटॉप वगैरह में मिलती है। बाकी अगर आपको फोन में भी किसी ब्राउजर में अगर ये सुविधा मिले, यहाँ पे रिफ्रेश करने वाला ऑप्शन हो, तुरंत इसको कट करने वाला, तो आप लोग ये ऐसा करके किसी भी न्यूज को आप लोग जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब वापस चलते हैं अपने पीडीएफ पे, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ये इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। एक सेकेंड, ये कंट्रोल शिफ्ट टी, हाँ ये मैंने यहाँ पे अब यहाँ यहीं से इसको बैक करूंगा ताकि वो वापस उसी पीडीएफ पे मैं जा पाऊँ। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैं पहुंच गया। अब देखिए ये 23 अगस्त का है। इसके बाद से जो यहाँ पे ये तो सबसे पहले हो गया न्यूज। तो जो भी ये येलो कलर के दिख रहे हैं ना, ये सारे हेडलाइंस पे आप क्लिक करके ओरिजिनली ये कहाँ से लिया गया है, ये जो आपका न्यूज है
वो वहाँ पे पहुँचा देगा आपको उसी साइट पे। तो आपको जाके खोजने की जरूरत नहीं है कि कहाँ है ये, मुझे पूरा पढ़ना है तो मुझे मिल ही नहीं रहा, ठीक है। और थोड़ा सा डिजिटल होने की सोचिए, नहीं तो डिजिटल नहीं होंगे तो आपकी अलमारी पूरा भर जाएगी और उसको देख के ही आपको चक्कर आने लगेंगे, ठीक है। आपके इसमें कुछ भी करना नहीं है, थोड़ा सा चीजें सीख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से न्यूज अपडेट है। देखिए न्यूज अपडेट का मतलब ये न्यूज पहले ही पढ़ चुके हैं हम, थोड़ा सा अपडेट है जो आपको जान लेना आवश्यक है, बाकी इसमें कुछ भी महत्व की नहीं होती है। जो महत्व की होगी वो मैं पहले ही यहाँ लिख देता हूँ कि ये कहाँ से लिंक होगा। GS3 के अंतरिक्ष स्पेस जो है, तो इसके बारे में हमें क्या जानने की जरूरत है, तो यहाँ मैंने पहले ही लिख रखा है क्या क्या जानने की जरूरत है। चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़े, क्या है चंद्रयान मिशन, उसके उद्देश्य क्या है, पेलोड क्या है, ठीक है, और उसका महत्व क्या है, क्यों भेजा जा रहा है। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये इसको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और इसमें कुछ नया आपको मिलेगा भी नहीं, बस ये दिखेगा कि हाँ ये सारी चीजें अपडेट हो गई हैं, ठीक है, हो गया हो गया। अब जिसने नया आएगा तो वो जब यहाँ पढ़ेगा चंद्रयान 3 के बारे में, उसको नहीं पता है तो ये भी नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं नया है और ना ही इसमें कुछ रटने वाली चीज है, ये बस अपडेट है, ठीक है। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट, मान लीजिए ये न्यूज है। और एक चीज और बता देता हूँ, सॉरी, एक चीज यहाँ पे देखिए, जो चीजें इटैलिक फॉर्म में, ठीक है, इटैलिक मतलब ये ऐसे ऐसे, जैसे एम है तो ये ऐसे, इटैलिक मतलब तिरछी, तिरछी जो बनी है, अगर वो तिरछी है तो वो समझिए वो मैंने डायरेक्ट न्यूज़पेपर से ही कॉपी की है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि जो चीजें मैं न्यूज़पेपर से कॉपी किया हूँ वो सिर्फ उस न्यूज के बारे में हेडलाइन बताती हैं और उसका जो है एक बैकग्राउंड दे रही हैं, ठीक है। वो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस वो मुद्दे को समझने के लिए होता है, ठीक है। वो सिर्फ बैकग्राउंड आपको समझा रही होती हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो चीजें आपको रटने की या फिर लिखने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि उसमें अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो अगर कोई ऐसी चीज मिलती है जानकारी जो आपको लगे कि हाँ ये इसको लिख लेना चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। यहाँ पे डालने का अर्थ बस ये है कि आप फिर से वापस जा करके वही न्यूज पे आपको न्यूज़पेपर खरीद के उसको पढ़ना ना पड़े। और आपको भी पता है कि हिंदी में आता नहीं है, तो हिंदी में नहीं आता तो उससे अच्छा यही है कि आप लोग यहीं से आपका न्यूज़पेपर भी हो जाएगा और न्यूज़पेपर के साथ में उसके नीचे जो बैकग्राउंड होते हैं जो हमारे सिलेबस से लिंक होते हैं वो सब मैं डालते ही जाता हूँ, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे ये डीप टेक जो है, डीप टेक कैन बूस्ट SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं इसको, फॉर्म्स जो है उनके रेवेन्यू को ये बढ़ा सकता है, तो बढ़ा सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं कैसे बढ़ा सकता है, तो उसके बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा गया है। अब ये आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में यहाँ पे आप देखेंगे तो उठाने वाली जो कंपनियां हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 लाइन ही पढ़ने की जरूरत होगी कि कैसे ये बढ़ा सकता है। उससे पहले ये जान ले कि डीप टेक होता क्या है। अगर जिसने डीप टेक समझ लिया तो उसके लिए ये भी आसान हो जाएगा, उसके लिए बस यहीं तक पढ़ना ही पड़ेगा। ये बस एक छोटा सा रिपोर्ट है कि जो 54% जो हमारे मामले हैं प्रौद्योगिकी से संबंधित, टेक्नोलॉजी से, वो इसी में आते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ही आते हैं, इसलिए ये इसको बढ़ा सकता है डीप टेक। अब डीप टेक क्या है उसके बारे में मैंने यहाँ सब कुछ अच्छे से बता रखा है। देखिए डीप टेक क्या है, तो डीप टेक एक उन्नत अत्याधुनिक, ये सब सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कई चीजें, कई बार ऐसा आ जाता है कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ शुद्ध हिंदी हो जाते हैं, जैसे परिष्कृत हो गया, तो इसका हिंदी मैंने है तो परिष्कृत अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड मैंने लिख दिया है। अब जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये सोफिस्टिकेटेड नहीं लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड ऐसे आप लिखेंगे। एल्गोरिदम यहाँ पे लिखा है, एल्गोरिदम जैसे लिखा है तो ये ऐसे आप लिखेंगे। यहाँ पे मैंने बस ये करके लिख दिया है ताकि आप लोग समझने में आसानी हो। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको बोलते हैं हिंदी में, उतना उसको हिंदी में नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। डीप टेक हो गया, डीप टेक और डीप फेक दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, शायद पहले कभी मैंने पढ़ा भी रखा है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक छोटा सा रिपोर्ट है ये, क्या ये 14% जो डीप टेक से संबंधित हैं, ये स्टार्टअप जो है अभी तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पर, ये जो भी चीजें यहाँ लिखी हैं तो इसके बारे में आप लोग को बस ये जानना जरूरी था कि डीप टेक क्या है। डीप टेक के बाद अब ये इसमें जो ये सारी चीजें आई हैं इसको आप समझ सकते हैं खुद से ही, और ये सब आपको याद रख करने की जरूरत नहीं है कि ये सब क्या चीजें लिखी हुई है। अनुसंधान विकास और ये सब सारी चीजें आप ध्यान से बस 2-2 लाइन, 2-2 ये शब्द याद कर लेंगे, 3-4 भी अगर इसमें से आपने याद कर लिया तो काफी है, ठीक है। ये सारी चीजें एकदम लाइन बाय लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, महत्व आपको जरूर ये देखना चाहिए कि इसका महत्व क्या है, ठीक है, और छोटा सा है भी। इसके बाद से जैसे देखिए ये न्यूज है, केंद्र जो है हमारा, केंद्र मीन्स केंद्र सरकार या फिर जो भी गवर्नमेंट है, इस सीजन में जो खरीफ की फसलें हैं उनका इतने लाख टन चावल खरीदेगी। अब इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर मैं मुझसे पूछा जाए मुझे इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज बस ये है, क्यों खरीदेगी भाई। पहली चीज, अगर कोई नया आता है
इस फील्ड में, यूपीएससी में, तो पहले तो वही समझेगा ना भाई, सरकार क्यों चावल खरीदेगी, ठीक है। तो सरकार दो तरीकों से चावल खरीदती है। तो अगर उनको ये सारी चीजें, पीडीएस सिस्टम हो गया, ठीक है, हमारी इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, ठीक है, किसी चीज का जो महंगाई है उसको बढ़ने के लिए या घटने के लिए क्या क्या चीजें, जो कि मैंने ऊपर बता रखा है कि उसको के लिए क्या क्या चीजें करती है सरकार, अगर उसने जो पढ़ा है वो इसको भी समझ जाएगा कि क्यों खरीद रही है। और जब ये पढ़े समझ गया कि क्यों खरीद रही है, तो फिर ये जो नंबर्स लिखे हैं, इतने चावल खरीदेगी, ये खरीदेगी, ये कुछ भी यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं ये दिखा रहा था कि जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो उसका यूज यहाँ पे दिख जाएगा, तो आप खुद से भी समझ पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे कैसे ये सब वर्क करती है हमारी इकोनॉमी। बाकी इसमें से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज बस यहाँ पे होगी कि फोर्टिफाइड राइस जब आप पढ़ते पढ़ते जाए तो आपको समझ में आए, अरे फोर्टिफाइड चावल क्या होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजों के बारे में, चीनी हो गया यहाँ पे, तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है चीनी क्या है, या फिर नहीं है तो पहले मैं पढ़ा भी चुका हूँ, उसमें जो भी आपको दिख जाएगा नोट्स में, तो वहां भी मिल जाएगी आपको। फोर्टिफाइड राइस के बारे में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने यहाँ लिख ही रखा है पहले, फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, उद्देश्य क्या है इसके, बस छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद से ये हो गया, ऐसे ही सारे न्यूज जो है मैं यहाँ पे कलेक्ट करके रख देता हूँ। अब यहाँ पे सोशल मीडिया हो गया, ये सारी चीजें जो यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है, जो इटैलिक फॉर्म में है वो क्या है, ठीक है। इटैलिक फॉर्म में है तो उसमें आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादातर किसी जगह पे आप उसका यूज कर सकते हैं, बाकी उसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है कि उसी पे सवाल बन जाए, ठीक है। ऐसे ही हर रोज जब आप खोलेंगे पीडीएफ को, तो कम से कम आपको 2 ऐसे टॉपिक मिलेंगे, कम से कम नहीं बोलूंगा, 1 या 2 ऐसे मिलेंगे टॉपिक जिनके बारे में मैंने विधिवत चर्चा की होगी। विधिवत मीन्स कम से कम उनका 1-2 पेज का नोट होगा, और उस नोट में मैंने सब कुछ अच्छे से चीजें बता रखी होंगी, ठीक है, क्या है, क्यों है, उसके कारण क्या है, निष्कर्ष क्या है, आगे की राह क्या हो सकती है। तो इस टाइप के जो, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीजें मैंने ये बता रखी है, कौन सा आर्टिकल है ये, एडिटोरियल बेस्ड है, ठीक है। तो चीन की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हुई है, तो उससे भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, या क्या उसको इफेक्ट है, या कैसे उसको अपने लिए वो अवसर बना सकता है, उसके बारे में ये मैंने लिखा है, ठीक है, नोट्स बनाया है। तो एडिटोरियल जो होता है ना, कभी कभी एडिटोरियल पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये एक तरह से देखे तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इस पे बनने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के 1 या 2 आर्टिकल, ज्यादा नहीं होते हैं रोजाना, 1 या 2 आर्टिकल ऐसे होते हैं जिन पे मैंने विस्तृत चर्चा की होती है, और उन्हीं को आपको बस थोड़ा ज्यादा समय देना है, और ज्यादा थोड़ा एक तरह से बोले उसको अच्छे से पढ़ना होता है। उसमें भी ज्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है, जब देखेंगे जब वो बड़ा होता है तो आपको खुद समझ लेना चाहिए कि आपको 250 शब्दों में आंसर देना है। तो टॉपिक के अंदर का जो टॉपिक है, सब टॉपिक जिसको बोलते हैं, वो भी आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मंदी के पीछे का कारण अगर देखा जाए, तो मंदी के पीछे का कारण क्या है, मान लीजिए प्रश्न में पूछेगा, तो वो सीधे सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि मंदी के पीछे का कारण क्या है चीन का, ठीक है। तो उसमें आपको 2-3 चीजें पूछेगा कि मंदी के पीछे का कारण क्या है, साथ ही साथ उसका हम लोग कैसे अपने लिए ये कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक प्रश्न भी बना रखा है, दुनिया की सबसे बड़ी चीन क्या होता है, इससे जूझ रही है, इस संदर्भ में भारत के लिए संभावित अवसर, देखिए भारत के लिए संभावित अवसर क्या है, पहली चीज ये हो गए। दूसरा है उन उपायों को स्पष्ट करें, उपाय भी पूछ रहा है जो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए किए गए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो भी आपका उठाए हैं कदम इसको अवसर बनाने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 चीजें पूछी जा रही हैं, और कम से कम ऐसी चीजों में 2 चीजें तो लगभग पूछी ही जाती है, और 2 चीज का मतलब है कि एक से मुझे लगभग 150 शब्दों का एक इसमें से छांटना होगा। छांटना मीन्स, अब देखिए, छांटना ये नहीं कि जो जो अच्छी चीजें हैं उसको छांट ले, बाकी इसको छोड़ के भूल जाए। कहने का अर्थ ये है कि जो आपको यहाँ से दिख रहा है उसके बारे में लाइन अब मैं देखूंगा कि ये जो इतना बड़ा नोट्स है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से लगभग आप इसको देखेंगे तो ये आपका 200 से 250 लाइन तो इसी में हो गए टोटल, लेकिन मुझे इतना लिखना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मेन चीजें जो है, अब मेरी यहाँ पे यही रणनीति होगी कि सिर्फ मैं हेडिंग देखूं, हेडिंग क्या है, और हेडिंग के बारे में बस एक लाइन मैं यहाँ पे याद करने की कोशिश करूंगा। अब पूछेंगे आप, सर जब एक ही लाइन इसमें से लिखना है तो इतने आपने लिखवाया क्यों? ये लिखवाया इसलिए जाता है क्योंकि इसी को आप समझेंगे, अगर ये एक लाइन में मैं बता दूं और उसको आप समझेंगे नहीं, तो आपको ऊपर वाली लाइन समझ ही में नहीं आएगी क्या बोली गई है, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरा लिख देता हूं, ताकि कम से कम एक बार आपके मन में समझ में तो आ जाए, और जब समझ में आ जाएगी तो फिर आप ऊपर वाली लाइन लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो सब यहाँ पे लिखा है वो सब आप वहां पे लिखेंगे, क्योंकि आप एकदम जीरो से शुरू किए हैं, इसलिए सब कुछ चीजें यहाँ पे डालने की जरूरत यहाँ पे डाली जाती है, ना कि वहां पे भी आपको सब कुछ जीरो से लिखना है। वहां पे आपके लिए समय का भी पाबंदी होगी और जगह की भी पाबंदी होगी। तो उस हिसाब से
इसलिए इस तरह से इसको पूरा विस्तृत करके थोड़ा लिखा जाता है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जिसको जाना चाहे वो जा सकता है, वैसे भी 1 से 2 मिनट तक ही रुकते हैं लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं उसके पीछे, उसके बाद देखिए यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ ऐसे ब्लू, ये कौन सा कलर है, ये ब्लू हाईलाइटेड कलर इसको बोल देते हैं, जो भी है। तो इस कलर में अगर आपको कहीं कुछ दिख गया तो उसको भाई नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, और ज्यादातर ये क्या होता है, कोई रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो किसी आपके आंसर में हेल्प कर सकती है, उसको अच्छा बना सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर कोई रिपोर्ट स्टडी हो सकती है जो की गई हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो, मतलब तो ऐसे स्टडीज, ऐसे रिपोर्ट, ऐसे स्टेटमेंट जिनका महत्व तो बहुत ज्यादा होता है, या फिर जो आपके प्रश्न में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं एक तरह से, उनको मैं इस तरह से हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, तो जहां भी ये दिख जाए तो भाई इसको छोड़ना नहीं है। इसको मैं संजीवनी बूटी बोलता हूँ। अगर आपने कुछ भी इधर उधर लिखा है, लेकिन इस तरह के अगर आपने रिपोर्ट लिख दिए, ठीक है, ठीक है, तो अगर ये सब लिख देंगे ना तो आपके प्रश्न जो है, उत्तर जो है, उसकी क्वालिटी अपने आप थोड़ा बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे अगर नॉर्मल आपने सब कुछ लिखते चले गए स्टेटिक पोर्शन में ही, तो वो आपका उतना महत्व तो नहीं देता है जितना आपसे आपसे अच्छा कोई ये सब लिख करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी इसमें और देखते हैं कहीं कुछ बताने लायक है कि नहीं। निष्कर्ष मैंने बता ही दिया। अब उसके बाद जब आप नीचे आएंगे ना, तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे पीडीएफ में, आपको प्रीलिम्स लेवल के जो है चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल की चीजें ज्यादा मिलेगी। जैसे देखिए, और जो वो छोटे छोटे आर्टिकल होते हैं, तो ये एक छोटी से वो था। बाकी ये जो येलो कलर में है, ये टॉपिक के नाम को मैं हाईलाइट करता हूँ। टॉपिक का क्या थीम है, एक तरह से ये बोल सकते हैं उसको मैं, सॉरी, ये ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, जितने उस पे टॉपिक बनेंगे, इस न्यूज पे जितने भी टॉपिक बन रहे हैं, उनको मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। बाकी जो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, उनके लिए मैं इमेजेस वगैरह लगा ही देता हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगी। और ये सारी चीजें हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा और इसको आसान बनाते हैं। यहाँ से, हाँ, वो जो मैंने बताया था ना ग्लोबल ग्रुप के बारे में, ब्रिक्स का अभी मैंने बताया था। ब्रिक्स के अलावा आप देखेंगे तो ये सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको याद बोले या फिर आपको इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे यूएन हो गया, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ये टोटल 15 ही हैं, लेकिन ये महीने में इसमें से कम 5 को जरूर आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर से मुझे पढ़ाना पड़ता है, फिर से एक बार जाएंगे, और अगर जाएंगे अपने अपने ही ग्रुप में आप सर्च करेंगे तो ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा होगा, कभी ना कभी इसको पढ़ा रखा होगा। ठीक है, तो कभी ना कभी मैंने पढ़ा रखा है 2-3 महीने में, तो फिर से उसको मैं कवर नहीं करता हूँ। और नहीं करता हूँ इसका मतलब छुपा नहीं देता हूँ, आपको बता भी देता हूँ कि ये यहाँ पे चीजें हैं। आप उसको खोजेंगे तो जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा। एक चीज और ये है कि जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं ना, उनको अगर आप देखिए, नया आप जुड़ रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनानी है, ये नहीं कि मोटिवेशन में आ गए और अगले ही साल मुझे क्वालिफाई कर देना है। ठीक है, देखता हूँ कैसे नहीं होता है, तो ये सारी चीजें मत कीजिएगा। कम से कम अपने स्टडी जब स्टार्ट कर रहे हैं वहां से लेके और अपना जो गोल है उसके बीच में, जो आपका सन का गोल है, ठीक है, उसके बीच में कम से कम 2 साल का अंतर रखना। ठीक है, जल्दबाजी करके आप अगर करेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाता है बहुत लोगों को। तब समझ में आता है एक बार जब पढ़ लेते हैं तब। ठीक है, तो वो सारी चीजें मत करिएगा, कम से कम 2 साल का अपना गैप रखिएगा। ठीक है, जब स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी और जब आपको एग्जाम देना है उसके बीच में। ठीक है, आराम से होगा। 8 महीने, सॉरी 8 घंटे अगर आप देते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने स्टार्ट किया आज अपनी प्रिपरेशन, और आज ही आपने, अगर यहाँ से जो मैं बताता हूँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, वहां पे आपको नहीं जाना है। अगर आप आज ही स्टार्ट किए तैयारी तो आपको पीछे नहीं जाना है। आपको बस ये देखना है कि जो चीजें मैंने बता रखी हैं, ये जो 15 ग्रुप हो गए, इनके बारे में पढ़ लेना है। और ये जो मैंने बताया था, एक सेकेंड, वो जो मैंने बताया था ना, हिस्ट्री हो गया, सॉरी हिस्ट्री नहीं, जियोग्राफी ऊपर लिख के बताया था, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी पीछे नहीं जाना है आपको, वो वापस फिर उसी समय पे आती हैं चीजें, घूम करके आएंगी, तो उनको आपको वापस पीछे जाके नहीं देखना है कि वो किसके लिए है। वो सिर्फ इस सन के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए बस जो नई चीजें आ रही हैं उनको सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पे। यहाँ पे एक सेकेंड, अब जैसे आज कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति जताई है, जो भी कहें कि सर चंद्रयान पे रोज नया चीजें आती हैं और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, सब कुछ तो नया रोज जुड़ते ही जाता है।
देखिए भाई, इसमें कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आज किसी ने कमेंट किया था कि ये सारी चीजें आप रोज जोड़ते जाते हैं या फिर जुड़ती जाती हैं, तो इनको एक साथ कैसे कवर करेंगे हम लोग? एक साथ आपको कवर ही नहीं करना है, ठीक है भाई, नहीं करना है। क्यों नहीं करना? अब इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? वही बात है, वहां पे पढ़ रखा है आपने, तो ये आपको यहाँ पे लिखने के, यहाँ पे मैंने सिर्फ अपडेट दिया है एक बार फिर से। अगर जिसने पहले से पढ़ रखा है चंद्रयान क्या है, उसका महत्व क्या है, अभी मैंने पीछे बताया खुद जा करके, वो सब जिसने पढ़ रखा है उसको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, लॉन्च व्हीकल लिफ्ट हैवी, ये जो भी दिखाया है यहाँ पे लॉन्च वे, इसके बारे में मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, दो दो तीन तीन बार तो ये ऑलरेडी कवर लिख के बताया हूँ। एलवीएम क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप देखेंगे, ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, ये भी सब कुछ बता रखा है। तो जिसने पहले पढ़ रखा है उसके लिए यहाँ पे कुछ नया पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ स्टोरी जैसा है, जैसे एक तरह से होता है ना कंक्लूजन। और ये यहाँ पे भी कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये बस एक तरह से बता दिया है कि आपको ये पता होना चाहिए। बाकी आपसे कोई ऐसे नहीं पूछने जाएगा कि बताइए 14 दिन का क्यों मिशन है, या फिर जो भी चीजें हैं ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, या फिर कभी कभी ऐसे पूछ ली जाती हैं, तो इनको आपको पता होना चाहिए बस ये। बाकी इसमें कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा जो आपको पहले ना पढ़ाया गया हो चंद्रयान के बारे में, जब मैंने नोट्स बनवाए हो तब, ठीक है। तो इसमें आपको अगर पहले आपने पढ़ रखा है तो कुछ भी मुझे नहीं दिखता नया है। बाकी जो स्टोरी टाइप में है, स्टोरी टेलिंग टाइप में, तो वो मैंने डाल दिया है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपडेटेड रहना जरूरी है, मेन चीज ये है। अब देखिए कल ही ब्रिक्स मैंने अभी दिखाया पिछले वाले में, फिर से देखिए ब्रिक्स आ गया। ब्रिक्स का हम मोदी अभी गए हैं तो बार बार ब्रिक्स के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। और रोज रोज इसको, अब कोई नया एस्पिरेंट आएगा तो ब्रिक्स क्या है उसके लिए तो जानना जरूरी है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ें, भारत के लिए इसका महत्व क्या है ये पढ़ें, अवसर क्या है, चुनौतियां क्या है। अब जिसको ये सारी चीजें पता है उसके लिए ये न्यूज कुछ भी काम की नहीं है, ठीक है, कोई काम की नहीं है। और ये तो सब स्टैटिक है। बाकी इसमें जो चीजें हो रही हैं, इंप्रूवमेंट हो रही हैं, या फिर जो भी चीजें बदल रही हैं, वही चीजें आपसे प्रश्न में मिला करके पूछी जाती हैं। तो अगर आपने ये तैयार है, आपका महत्व क्या है, अवसर क्या है, चुनौतियां, ये भी लगभग मैं उसको करंट से जोड़ते हुए भी इसका नोट्स मैंने बनवाया है, तो यहाँ पे आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें भी कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं था। अब इसके बाद वन हेल्थ आ गया। वन हेल्थ में ये थोड़ी सी चीजें हैं। वन हेल्थ क्या है इसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना जरूरी है, यहाँ पे मैं पहले लिख दिया है। अवधारणा क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जान लेना जरूरी है। बाकी यहाँ पे देख ही रहे हैं वन हेल्थ में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बीमारियों के नाम बता दिए हैं, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसरो के नेक्स्ट मिशन क्या है, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। आदित्य L1 निसार हो गया, गगनयान प्रोग्राम, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। सिर्फ यहाँ पे ये दिया है कि आगे अब क्या होने वाला है, एक बार छोटा सा आइडिया तो ले लो भाई, क्योंकि जब आएगा तो खुद देख के हैरान ना हो जाओ कि मैं इसके बारे में पता ही नहीं था मुझे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें मुझे कुछ नहीं दिखा जो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है और इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। बस एक बार जान लेना जरूरी था कि क्या है ये आदित्य L1 मिशन, निसार, गगनयान। बाकी इनके बारे में डिटेल नोट्स मैंने बना के पहले ही कर रखे हैं, जब आप डालेंगे ना उसमें तो फटाफट वो दिखाता जाएगा, इस दिन के इस नोट्स में आपको इस पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। वो सारी चीजें वहां पे मिलती जाती हैं। अब ये जो वार हेड सिस्टम वगैरह है, इनके बारे में भी आपको ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। देखिए अब ये जो चीजें हैं, जैसे कोई सबमरीन हो गया, इन सब सारी चीजों के बारे में, तो बस ना आप उसका वर्जन याद रखिए कि ये किस श्रेणी का है, सीरीज आता है, जैसे आता है ना हम लोग का विंडो का, ये हो गया विंडो 7, विंडो 8, तो ऐसे ही सीरीज हो गया। एंड्रॉयड का सीरीज है तो वैसे ही इनका भी सीरीज होता है, ठीक है। अब ये अस्त्रा मिसाइल के जो सीरीज है, इसमें देखिए अस्त्रा मार्क 1, ये अस्त्रा लिखा गया है, ये अस्त्रा है, ठीक है। अस्त्रा इंग्लिश वाला अस्त्रा, अस्त्रा जैसे बोलते हैं ना अस्त्र लगा, अस्त्र शस्त्र जो होता है उसके तर्ज पे ये नाम रखा गया है। तो अस्त्रा, एक्स्ट्रा मत इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे भी आपको ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको, अभी मैं एक चीज दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पे इसके बारे में 2-3 चीजें जो है आपको याद रखने की जरूरत है। पहला, ये कौन से टाइप का है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, ऐसे करके जो भी चीजें हैं उनको आपको ये देख लेना है सबसे पहले। उससे भी पहले, ये सब पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मिसाइल क्या होते हैं, मिसाइल कितने टाइप्स के होते हैं, भारत के जो भी मिसाइल डेवलप किए हैं उनके बारे में जो है हल्की चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 110 किलोमीटर की दूरी से ये 1.4 मैक की गति से उड़ सकता है। अब जिसको मैक नहीं पता है वो यहाँ पे क्या पढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। एयर टू सरफेस, जैसे यहाँ पे एयर टू एयर मिसाइल है ये, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है। तो जब ये सारी चीजें आपको बैकग्राउंड में पता होंगी ना, तो 2 चीजें बस आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, इसकी स्पीड क्या है और रेंज क्या है। स्पीड और रेंज,
और एक चीज और याद कर लेना है कि भाई ये किस देश का बनाया हुआ है, या ओरिजिन क्या है, या फिर इंडिजीनियस है, या जो भी चीजें हैं। ठीक है, बस इतना ही इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी और चीजें आप याद कर सकते हैं जो कि पूछे जाने की संभावना सिर्फ प्रीलिम्स तक होती है। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा अंदर तक नहीं घुसना है। अगर इसमें अगर ज्यादा घुसेंगे प्रीलिम्स लेवल में तो आपका सिलेबस जो है डबल हो जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आपको सिर्फ 10 या 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, और जैसे ही सिलेबस डबल होगा तो आपको ज्यादा डबल समय भी देना पड़ जाएगा, और जिसकी मेमोरी अच्छी होती है वही इसमें ज्यादा समय देना। ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा समय आप मत देना। ये सारी चीजें प्रीलिम्स लेवल की थी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सॉरी एयरक्राफ्ट हो गए जो, उनके बारे में यहाँ पे बताया गई है चीजें। तो ये सारी चीजें मैंने पहले बहुत बार पढ़ा रखी है। एलसीए क्या होता है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बार बार आ रहा है मुंह से। ठीक है, एयरक्राफ्ट जो है इसके बारे में बहुत पहले से बता रखा है। तेजस ट्रेनर जो हो गया, तो ये सारी चीजें मैं पहले से ही लिंक कर चुका हूँ। जो प्रश्न में देखिए यहाँ पे जो चीजें ये लाइन पूरी लिखी है ना, इसी लाइन को समझाने में मैंने ये सारी चीजें लिख रखी है, और ये आपको वहां नहीं मिलेगा जो आपको 500 रुपये नोट्स में मिलता है, वो उसमें ये नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने रिसर्च करके ये सब निकाल के लिखा है। ठीक है, तो किसी से कंपेरिजन मत करिएगा, मैं बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब मोदी जी ये फिर से ईस्ट इंडिया समिट आ गया। देखिए अब ईस्ट इंडिया समिट क्या है, इसके बारे में सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, तो फिर इसको दोबारा क्यों पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये 10-15 दिन पहले ही मुझे पता है कि ये सब कराया गया है। अब इसके बाद से एडिटोरियल आ गया। मैंने बोला था एडिटोरियल जब भी आएगा तो आपको उसमें से बहुत ही अच्छे से उसको तैयार करना है। उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होगा ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा क्या है इसके बारे में, जैसे मान लीजिए सामाजिक सुरक्षा के बारे में मैंने नोट्स यहाँ से न्यूज़पेपर से मैंने ये सारे पॉइंट्स यहाँ से निकाले हैं। ठीक है, अब इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सामाजिक सुरक्षा क्या है। ठीक है, अब इसमें से समझने के बाद मैं सिर्फ इसमें से 1 या 2 लाइन याद रखूंगा, सिर्फ समझने के लिए मैंने इतना लिखा है, ध्यान देना। ठीक है, इसमें से 1-2 लाइन मैं अपने लिए अच्छा देख लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है उसको मैंने पहले ही ब्लू कलर से ये हाईलाइट कर दिया था। ठीक है, तो ये आप लिख करके बस इतना हो गया, मेरा समाज सुरक्षा हो गया। अब इसके बाद से इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में ये 3 उद्देश्य हैं। फिर सिर्फ आप इतना ही लिख के काम चला सकते हैं, क्योंकि मुआवजा बहाली और रोकथाम के बारे में आपको ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय की शब्दों की कमी है तो इसको लिखेंगे, वरना आप प्रश्न के अगले पड़ाव पे जो भी आपका प्रश्न का नेक्स्ट चीजें पूछी गई होंगी, उपाय सामाजिक सुरक्षा के उपाय क्या क्या है भारत के रिस्पेक्ट में, तो वो सारी चीजें आप लिखिए, वरना आप इसको कम समय देंगे। ठीक है, एक तरह से ये बोले इसको प्रेफरेंस कम देंगे। जैसे जैसे अंदर घुसते हैं ना तो प्रेफरेंस कम करते जाएंगे। मेन चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, बस यही मुझे याद रखने की जरूरत है। बाकी आप लोग जो पहली बार आएंगे उनको सब कुछ थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट में इसके बारे में मैंने बता ही दिया था, लास्ट में अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा, और ये सारी चीजें जो है हमेशा रोज या 1-2 आती रहती हैं, इनके बारे में जान लेना जरूरी है। पहली चीज, जब भी मैं किसी चीज का फोटो या मैप देता हूं तो वो जरूर देखना, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, अगर उसको देख लोगे तो उसके बगल में क्या लिखा है वो आधा आपको मैप देख के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो लिखा है वो कभी कभी जटिल हो जाता है, सिर्फ देखने से आसान हो जाता है, फिर भी मैं दोनों कर देता हूँ साइड बाय साइड में, तो वो उस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। उसके बाद से कभी कभी देखेंगे हमारे नोट्स में कभी कोई जीव जंतु आ जाता है, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा रहता है। पहली चीज लिखा होगा साइंटिफिक नेम, जिसको आपको कभी भी याद नहीं करना है। ठीक है, साइंटिफिक नेम आपको याद भी नहीं करना है। क्या होता है साइंटिफिक नेम, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, किसी भी जंतु का या जीव जंतु जो भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर कोई ट्री पेड़ पौधा जो भी है, फ्लोरा एंड फौना जो भी है, उनका साइंटिफिक नेम बनाया गया है। इनको बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है क्योंकि हर कंट्री में हर चीज को अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो जब भी साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है, तो जब उसका नाम लिखा जाता है तो आधे लोगों को समझ ही भी नहीं आएगा ये बात किसकी कर रहा है। तो या तो ये सब कुछ लिखा जाए कि इंडिया में से ये बोला जाता है, अफ्रीका में ये बोला जाता है, इसकी खोज हुई है, तो सब देशों का नाम लेकर तो बोल नहीं सकते। इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने अपना एक अलग से साइंटिफिक नेम देना स्टार्ट किया सारे पौधों या जीव जंतुओं का। ठीक है, तो वो नाम जो है साइंटिफिक नेम वो ग्लोबली एक्सेप्टेड माना जाता है, सिर्फ उसका यही कारण है। तो जब भी आपको देगा ना तो उसके बगल में किसी भी क्रिएचर का अगर नाम देगा तो उसके बगल में उसका साइंटिफिक नेम भी दिया रहेगा। एग्जाम में आप देखेंगे तो आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या इसका साइंटिफिक नेम दिया है तो इसके बारे में बताओ ये कौन सा जीव जंतु है। छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो साइंटिफिक ने आपको याद रखने की जरूरत नहीं है और आप कर भी नहीं पाएंगे। इतने सारे जानवर हैं, वो उनका कितने का करेंगे, कौन आएगा, ये किसकी गारंटी है, कोई नहीं जानता। तो इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि जीव जंतु जो है उनकी हाइट इतनी दी हुई है, आप देखते होंगे मैं उसमें लिख देता हूँ ये क्या खाता है, इसकी हाइट क्या है, ये कब सोता है, तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सब लिख दिया जाता है क्योंकि उसके बारे में जब आप देख लेंगे ना तो आपको उस एनिमल के क्रिएचर के बारे में आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई 5 फुट का है, इसका मतलब आदमी के जितना बराबर है, बस उसका मतलब यही है। ठीक है, तो बस ये जान लेना। उसके बाद से थोड़ा सा ये है कि वो प्लेसेस कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इंडिया के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं, अगर ग्लोबल में बहुत सारे जगहों पे पाया जाता है तो फिर ठीक है, तो फिर उसका हर जगह का स्पेसिफिक ये अड्डा पता होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से इन्वायरमेंट में अगर उसका रोल है, कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बोले या जो भी बोले, अगर उस जीव जंतु का कोई इंपॉर्टेंट रोल है और वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको पढ़ने की या उसको वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है यूपीएससी के नज़रिए से। ये ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये साइंटिफिक नेम क्या है, हाइट क्या होती है, वो किस प्लेस पे, ये भी प्लेसेस वगैरह भी उतना आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें बस उसके बारे में, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अभी, ये लास्ट में ये जो मैप में करके ये ब्लू कलर में जितना भी यहाँ पे अभी डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये सिर्फ आपका प्रीलिम्स बेस्ड जो है आपका ये माइंड चेंज करने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद से आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप देखते होंगे कई बार न्यूज में आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, नेशनल पार्क्स आते हैं, टाइगर रिजर्व आते हैं। इनके बारे में मैं बहुत सारी चीजें देता हूँ और लिखता हूँ जो कि आपको जनरल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उनके आने की संभावना कहें कम है, या फिर ये कहें कि वो इतने ज्यादा हैं कि उनको सबको याद रखना पाना ही मुश्किल है। ठीक है, ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है, ऐसा समझिए सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीज उसमें दी गई है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम एक एक दो बार उसको देखते जाएंगे और मैप में उसको लोकेट करते जाएंगे, ताकि अगली बार अगर वो फिर से आता है तो थोड़ा एक आइडिया रहे कि भाई हाँ ये जो नेशनल पार्क है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, कम से कम इतना तो आइडिया हो कि ये साउथ में है, साउथ इंडिया में पड़ता है या फिर ईस्ट इंडिया में पड़ता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी अगर आप और डीप में घुसे तो आपकी मेमोरी, वही मैंने बोला मेमोरी अच्छी है तो इसको घुसे, बाकी इसमें आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ये इतने सारे हैं कि आपको सब याद नहीं कर सकते। ठीक है, इनके लिए अलग से एक बुक छपवा देते, एक क्वालिटी की किताब आपकी भर जाएगी। ठीक है, बायोस्फीयर का एक अलग बुक आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें, देखिए मैं लिखता हूँ कि ये इतना बड़ा एरिया में है। ठीक है, तो वो एरिया का जो नंबर होता है वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से ये देखिए कि वो उसका होम स्टेट क्या है। ठीक है, वो किस स्टेट में पाया जाता है वो भी आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए कि जो जिस स्टेट का आप एग्जाम देना चाहते हैं उस स्टेट में ये है तो कितने हैं। ठीक है, कितने हैं, और अगर कौन कौन है ये याद हो गया तो बहुत अच्छा है। जैसे यूपी में आप रहते हैं तो यूपी में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ताकि स्टेट का जब एग्जाम देने जाएं तो उसमें आपको थोड़ा आइडिया रहे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो वो तो यूपीएससी के लिए है, तो वो आपको सभी के लिए बराबर इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसके लिए आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, इम्पॉसिबल ही है लगभग। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज ये आता है कि अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, तो उसके बगल में की घाटी हो गया समझ लो, या नदी पूछ लो, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो ये लगभग आपका उसमें कवर हो जाता है, जो आपका जियोग्राफी पोर्शन है उसमें आपका कवर हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला अगर आप जियोग्राफी पढ़े रहेंगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। बस ये देख लिया कि ये नेशनल पार्क किस लोकेशन में है, फिर उसके बाद आपको सब कुछ अपने मन में याद आने लगेगा। अरे इसके बगल में तो ये है, इसके बगल में तो ये है, ये तो इसके बगल में यहाँ पे ये चीजें होती हैं सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने आप लिंक करना सीख जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं सिर्फ मैप लगा देते हैं दीवार पे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और क्या इसमें था, नेशनल पार्क में कभी कभी देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखा होता है, जगह का नाम, तो वो सारी चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट के नाम पर ही उस नेशनल पार्क का नाम रख दिया जाता है या टाइगर रिजर्व का नाम रख दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको उतनी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट्स आप खोजेंगे इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है टाइगर रिजर्व हैं, तो इस तरह से आप उनको देख सकते हैं। बाकी मैं यही कहूंगा कि इन सारी चीज़ों में अपना ज़्यादा समय बर्बाद मत करना। ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से समझो चक्रव्यूह टाइप में है, इनमें आप जितना घुसेंगे आप घुसते ही जाएंगे और लास्ट में आपको ये दिलाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, और रोजाना आपको इनके लिए 1-2 घंटे समय निकालना पड़ेगा।
तो इससे अच्छा है कि आप जो अपना अदर पोर्शन है उस पे अगर आप अच्छा कमांड बनाएंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलने का चांसेस बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वास्ट हो जाता है आपके लिए। प्रश्न अगर कहीं से पूछ देगा तो उसका वो थोड़ी है कि ये सिलेबस बना के दे रखा है कि यही पूछेगा, ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना ये सब सारी चीजें जरूरी है। इसके बाद से एक छोटी सी चीज और ये देखिए, बायोस्फीयर जो होते हैं ना वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं, ठीक है, ये आप जब जियोग्राफी भी पढ़ेंगे उसमें भी आपको पता चलेगा। तो अभी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया या फिर टाइगर रिजर्व हो गया, इनके अंतर क्या है इन सब में, तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो ये जियोग्राफी में भी आप पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग पहले इसको पढ़िए, जियोग्राफी में पहले ही बोल रहा हूँ, ये सब चीजों को पढ़ेंगे तो आपको ये यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम हो जाएगा आपके लिए। ये जितना 8 पेज का आता है पीडीएफ आपका, ये 3 पेज में हो जाएगा, ठीक है, ये 3 ही पेज वास्तव में होता ही है। बाकी तो मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसलिए डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, नया जो एस्पिरेंट हो उसके लिए होता है, ठीक है। बाकी हवा बना के रखेंगे तो देखते ही हैं, रोज लोग आते हैं, और जिस दिन कभी कभी ऐसा होता है अपने चैनल पे 20-25 लोग आते हैं, एक ही दिन आएंगे और दूसरे दिन से निकलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? उनको पता है इसमें कुछ मुझे समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देख लेते हैं तो भाग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आते हैं, जब कोई नया रिसर्च पब्लिश होता है या खोज हो रही होती है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो क्या है, उसका एम क्या है, ठीक है, वो तो हो गया प्रीलिम्स लेवल का, ठीक है। तो उसके बारे में मैं 2 लाइन में याद रखने की कोशिश करूंगा। वर्किंग मैं उसका नहीं समझने जाऊंगा, वर्किंग के ध्यान मत देना, किसी भी स्टडी के वो कैसे वर्क कर रही है या फिर कोई नया चीज इन्वेंट हुआ है तो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, और या फिर कोई डिस्कवरी हुई है तो उसके पीछे का साइंस पूरा एकदम अब चलते हैं, पूरा जोर लगा के जान लेते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। 2 लाइन बस आप ये याद रखिए कि वो रिसर्च क्या है और उसके बारे में खोज क्या हुई है। बाकी अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे उस रिसर्च स्टडी या खोज को लेकर के। देखिए उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हेल्थ पे, हमारे अगर कोई नई चीज, या तो हेल्थ से वो रिलेटेड होगी, या फिर हमारी सोसाइटी पे वो क्या इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है, या फिर हमारी इकोनॉमी पे उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उस पर विकास हो सकता है, ठीक है, या फिर सबसे लास्ट में आता है कि इन्वायरमेंट पे उसका क्या असर पड़ता है, जो भी नया रिसर्च, ये इनमें से कोई ना किसी एक से तो मैच कर ही जाना है इसे, ठीक है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो समझो वो इसमें लिखा ही नहीं जाएगा, पढ़ा ही नहीं जाएगा, वो सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव का है। और जैसे ही मैंने समझा कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव का है तो मुझे बस 2 या 3 लाइन उसके बारे में याद होना चाहिए मोटा मोटा, ठीक है। वर्किंग पे ध्यान नहीं देना है, मैं पहले ही बता चुका है, बहुत बार उसमें मैं डाल देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा जान लेना जरूरी है लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका, आपको वर्किंग मतलब समझिए वो पीएचडी वगैरह में आ गया। बाकी वेटलैंड्स वगैरह भी ऐसे ही आते हैं, जैसे ये सब बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, तो इन सब चीजों के बारे में बस आपको जो मैंने ये बोला ओनली होम स्टेट पता करिए, बंगाल या जो भी चीजें हैं उनके बारे में, उनका एरिया क्या है, वो सब सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो रिसर्च या खोज के बारे में बताया ना, ये इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताया हूँ। ये सब कोई इसको लिंक नहीं कर पाता है या एक बार में नहीं बता पाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड ये करंट अफेयर से रिलेटेड इसको समझने में और भी सारी दिक्कतें आ रही हैं तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा उनको फिर से उनको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे वीडियो लंबा हो गया, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।